Lecture 5, Program Structure, Syntax and Program to Print a Single Character on Screen। लेक्चर 4 में मैंने कहा था कि हम इस लेक्चर में डॉसबॉक्स, मैज़म एंड लिंक इंस्टॉल करके प्रोग्राम रन करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्रोग्राम डॉसबॉक्स पे लिखने से पहले हम प्रोग्राम को सीख लें, उसके स्ट्रक्चर को समझ लें, उसमें यूज़ होने वाली इंस्ट्रक्शन को समझ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे हमें आसानी होगी डॉस बॉक्स पे हम जब प्रोग्राम लिख रहे होंगे। इस प्रोग्राम में हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे, एक कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट भी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर से कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, कि किस वे में हम प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले जब हम असेंबली कोड लिखेंगे, कोई भी असेंबली का प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डॉट मॉडल। इसे हम कहते हैं डायरेक्टिव, डॉट मॉडल डायरेक्टिव। इसका काम ये होता है कि हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे असेंबली कोड का स्पेस कितना होगा रैम के अंदर। आप कुछ भी देखते हो पीसी के अंदर, कुछ भी पड़ा हुआ है, चाहे म्यूज़िक, सॉन्ग्स कुछ भी पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल पड़ी हुई हैं, टेक्स्ट फाइल्स पड़ी हुई हैं, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो उसने एक हार्ड डिस्क का हिस्सा रिज़र्व किया होता है, स्पेस रिज़र्व किया होता है, केबीज़ में, एमबीज़ में, जीबीज़ में, लेकिन स्पेस रिज़र्व किया होता है। और जब आप उसको रन करते हो तो वो पार्ट्स में डिवाइड होकर रैम के पास जाता है और रैम से सीपीयू से एक्सेस करके चलाता है। तो हम रैम में सबसे पहले अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा रिज़र्व करेंगे। जो हम कोड लिखेंगे वो वहाँ पे होगा और सीपीयू वहाँ से उसको एक्सेस करेगा और हमारे प्रोग्राम को समझेगा कि हमारा प्रोग्राम किस लिए है, क्या मकसद है, और उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। तो हम सबसे पहले डॉट मॉडल लिख के डिफाइन करते हैं कि हमारा स्पेस कितना है। बिलफर्ज ये रैम है, तो रैम के अंदर हम स्पेस किस तरह डिफाइन करेंगे, हमें रैम के अंदर किस तरह का हिस्सा चाहिए, कितना हिस्सा चाहिए। तो उससे पहले आप सोचें कि हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम दो सेगमेंट यूज़ करते हैं। एक डेटा डिफाइन करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बस दो ही काम होते हैं, एक डेटा डिफाइन करना और दूसरा उसको एग्जीक्यूट करना, उसको चलाना। तो हमें दो तरह का स्पेस चाहिए होगा, एक डेटा का और दूसरा कोड का। असेंबली में भी यही है, असेंबली में हमें डेटा का और कोड का हिस्सा चाहिए होगा। डेटा के अंदर हमारे वेरिएबल्स डिफाइन होंगे और कोड के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी। तो हमें दो हिस्से चाहिए रैम के अंदर। अब इसका स्पेस कितना चाहिए? बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि मुझे डेटा और कोड दोनों का मिला के स्पेस लेस देन 64 के बी चाहिए। डेटा और कोड इन दोनों का स्पेस मिला के लेस देन 64 के बी चाहिए। तो मैं यूज़ करूँगा टाइनी, मतलब डॉट मॉडल टाइनी। इसका मतलब होगा कि मैं जो असेंबली कोड लिखने वाला हूँ उसका स्पेस कितना होगा रैम के अंदर, 64 के बी से कम होगा या बराबर होगा। और बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि इसका अलग हो, इसका अलग हो, इसका लेस देन 64 के बी, इसका भी लेस देन 64 के बी, इस तरह कोड का अलग और डेटा का अलग। तो इस में मैं यूज़ करूँगा स्मॉल। अगर मैं चाहता हूँ कि कोड एनी साइज हो, कोड जितना चाहे मैं लिखूँ और वो उस हिसाब से अपना स्पेस रिजर्व करता जाए रैम के अंदर, और डेटा एक लिमिटेड रख दिया मैंने 64 के बी से कम या बराबर हो, तो उसलिए मैं यूज़ करूँगा मीडियम। और अगर मैं चाहता हूँ कि कोड लिमिटेड हो 64 के बी से, डेटा में जितना डिफाइन करूँ, तो उस हाल में, उस सिचुएशन में कॉम्पैक्ट यूज़ होगा। और अगर मैं चाहूँ कि कोड किसी भी साइज़ का हो, डेटा किसी भी साइज़ का हो, मतलब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ उस हिसाब से वो मैनेज कर ले, अपना स्पेस रिजर्व कर ले, कितनी साइज़ का डेटा भी कितनी साइज़ का, तो लार्ज यूज़ होगा। इसी तरह लार्ज से ज़्यादा चाहिए तो हम यू यूज़ करेंगे, ह्यूज। कोड एनी साइज़, डेटा भी एनी साइज़, लेकिन ये लार्ज से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमें इतना स्पेस चाहिए नहीं, ना इतना ना इतना ना इतना, ना ही कम, हमें चाहिए स्मॉल। क्यों? क्योंकि हम एक प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हम बिगिनर्स हैं।
हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम कभी भी इतना बड़ा नहीं होगा और ना ही कितना इतना छोटा होगा। तो हम खाम में रैम का इतना स्पेस क्यों रिजर्व करें। तो हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से हमेशा डॉट मॉडल स्मॉल लिखेंगे, क्योंकि वो हमें लेस देन 64 KB कोड का अलग, डेटा का अलग देगा रैम के अंदर पार्ट्स। तो हम लिखेंगे डॉट मॉडल स्मॉल। मैं आपको ये डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि कितने मॉडल्स होते हैं, किस किस तरह के मॉडल्स होते हैं और वो कितना हिस्सा रिजर्व करते हैं उसके अंदर। लेकिन हम यूज़ करेंगे डॉट मॉडल स्मॉल। इसे हम कहते हैं मॉडल डायरेक्टिव। इसका मकसद क्या था मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में, कि स्पेसिफाइज द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी द प्रोग्राम वो टेक, कि हम कितना हिस्सा रैम के अंदर चाहते हैं वो हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद बिलफर्स आप यूज़ करते हो स्टैक मेमोरी, जो कि मैंने आपको लेक्चर 3 में रजिस्टर के टाइम बताया था कि स्टैक मैनेजमेंट क्या होती है। उसमें पहले जो डेटा डालते हैं वो हमेशा लास्ट में निकलता है। तो उस तरह की मैनेजमेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बिलफर्ज आप रैम में ये 2 पार्ट्स लिए हुए हैं और एक आप एक्स्ट्रा लेते हो स्टैक के लिए इस तरह, तो आप उसके लिए फिर स्टैक का लिखोगे डॉट स्टैक। 100H साइज़ है, कितना साइज़ है। इसमें तो मॉडल्स थे टाइनी, स्मॉल, मीडियम, कॉम्पैक्ट, लार्ज, ह्यूज, तो हमने स्मॉल यूज़ कर लिया। लेकिन स्टैक में क्या होगा, स्टैक में हम हेक्साडेसिमल से डिफाइन कर देंगे कितना स्पेस चाहिए वो। 100H हमेशा यूज़ करते हैं क्योंकि 100H का मतलब है 100 हेक्साडेसिमल में, तो ये बहुत बड़ा साइज़ है स्टैक का। हम हमेशा जब भी स्टैक का काम आएगा, स्टैक यूज़ करेंगे तो डॉट स्टैक 100H लिखेंगे। लेकिन किस सिचुएशन में, जब हमें स्टैक यूज़ करना होगा तो। और बिलफर्ज अगर आप ऐसे लिख भी दो तो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप यूज़ कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे तो आप डॉट स्टैक H लिख सकते हो। ये स्टैक डायरेक्टिव कहलाता है, स्टैक सेगमेंट डायरेक्टिव। इसका काम होता है स्पेसिफाई द स्टोरेज फॉर स्टैक, जिस तरह मैंने आपको रैम में दिखाया कि ये एक हिस्सा था वो इसने स्पेसिफाई कर दिया अगर हम ये यूज़ करते हैं तो। उसके बाद अब ये साइज़ बता दिया और स्टैक का साइज़ बता दिया कि हमने अपने प्रोग्राम और स्टैक का साइज़ बता दिया। अब डेटा में जो कोड लिखेंगे, मतलब डेटा में जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, उसका यहाँ पे एक सेगमेंट होगा कि जिस वो सारा डेटा इसमें सेव हो रहा होगा। तो हम लिखेंगे डॉट डेटा। डॉट डेटा के अंदर हम लिखेंगे वेरिएबल्स, इसे हम कहते हैं डॉट डेटा सेगमेंट डायरेक्टिव। डॉट डेटा, इसे हम कहते हैं डेटा सेगमेंट डायरेक्टिव। ये क्या करेगा कि इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे, जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, वो डेटा के अंदर चले जाएंगे, मतलब यहाँ के अंदर। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स, जिस तरह आप दूसरी लैंग्वेज में वेरिएबल डिफाइन करते हो a=3, या कोई स्ट्रिंग करते हो, कोई करैक्टर करते हो, आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो वो हम असेंबली के अंदर इस सेक्शन में करेंगे, इस सेगमेंट में करेंगे। इससे हमने क्यों कहा डॉट डेटा सेगमेंट डायरेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है, ये डायरेक्ट कर रहा है कि ये वाला जो पार्ट होगा वो सारा इसके अंदर, रैम के इस पार्ट के अंदर रिजर्व होगा। तो वेरिएबल्स हमें जब डिफाइन करने होंगे तो हम डॉट डेटा के नीचे लिखेंगे और उसके बाद आएगा डॉट कोड। अब जब वेरिएबल डिफाइन करने होंगे हम इसके दरमियान, इस कोड डॉट कोड और डॉट डेटा के दरमियान सारे वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। उसके बाद डॉट कोड, इसके अंदर हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शंस अपनी जो रन करनी होंगी। इसे हम कहते हैं कोड सेगमेंट डायरेक्टिव। इसके अंदर हम हमेशा अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, अपना कोड लिखेंगे जो हमें रन करना होगा, और वो सारा यहाँ पे जाके रिजर्व हो जाएगा कोड सेगमेंट के अंदर। इसी वजह से इसको कहा गया कोड सेगमेंट डायरेक्टिव। ये डायरेक्ट कर रहा है कि ये वाला हिस्सा कोड सेगमेंट में जाएगा। तो हमने इसके अंदर इसको एंड करना हो, या आपके एंड मैन, ये प्रोग्राम पूरा ख़त्म, यहाँ से लेकर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। पहले हमने यूज़ किया मॉडल डायरेक्टिव, कि हमने डिफ़ाइन किया कि हमारा स्पेस कितना होगा प्रोग्राम का, और अगर हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं तो हमने स्टैक का साइज़ बताया। फिर डॉट डेटा कि इसके अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। उसके बाद डॉट कोड, जिसके अंदर हम पूरा कोड लिखेंगे। फिर एंड में एंड मैन।
अब डॉट कोड में हम क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शंस जो हम चलाएंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे। लेकिन प्रोग्राम भी एक लिखने का तरीका होगा कि अगर हमारा प्रोग्राम एक सिंपल एक काम के लिए है, मतलब एक प्रोसीजर के लिए है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर एक प्रोसीजर, उसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे। अब बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स इसके अंदर बनाएंगे। लेकिन हम बिगिनर्स हैं, हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, तो हम एक ही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मैन प्रोक। प्रोक नाम है, इसकी जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। प्रोक मैंने इसलिए लिखा कि इसका नाम प्रोसीजर। मैन लिखेंगे, उसके बाद नाम कोई भी लिख सकते हैं, उसके बाद नीचे एंड पी, मतलब ये प्रोसीजर एंड हो गया। यहाँ से लेके यहाँ पे एक प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, ये है हमने एक प्रोसीजर अलग से बनाया है डॉट कोड के अंदर। इस तरह हम कुछ बहुत सारे बना सकते हैं। ये एक बना दिया, फिर इस तरह दूसरा बना दिया, इसके नीचे इस तरह तीसरा बना दिया, लेकिन एंड में ये होगी कमांड। ये तो प्रोसीजर के लिए थी ना, पहले यूँ था, देखे ये यूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर हम कितने भी प्रोसीजर्स बना सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, पहले हम लिखेंगे मैन प्रोक और उसको फिर एंड कर देंगे। इसके नीचे हम इसी तरह दोबारा बना सकते हैं, ये प्रोक 1 प्रोक 2, ये प्रोक 1 प्रोक 2, इस तरह बहुत सारे बना सकते हैं। नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ये सेम होगा, सिर्फ ये डिफरेंट हो सकता है नाम। तो हम हमेशा एक ही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, तो हम हमेशा यूँ लिखेंगे, एक ही प्रोसीजर होगा हमारा। तो आप इसको समझने के ये स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले डॉट मॉडल, डॉट स्टैक, डॉट डेटा, डॉट कोड, उसके अंदर ही मैन प्रोसीजर, मैन एंड प्रोसीजर, फिर एंड मैन। ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कोड। कोड किस तरह लिखना है, कोड हम बिलफर्ज लिखते हैं कि करैक्टर प्रिंट करना है। तो करैक्टर प्रिंट करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज़ होता है, अक्यूमुलेटर। कोई भी प्रिंट करना हो, आउटपुट देना हो या इनपुट लेना हो, हम रजिस्टर यूज़ करते हैं अक्यूमुलेटर। तो प्रोग्राम हमें बनाना है, एक करैक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करना है। प्रिंट करना है मतलब अक्यूमुलेटर यूज़ होगा, ठीक है। तो अक्यूमुलेटर क्या करेगा, जब हम उसको कहेंगे कि भाई प्रिंट कर दो, तो अक्यूमुलेटर क्या करेगा, सीधा जाएगा डेटा रजिस्टर के पास। यहाँ पे जो भी होगा वो अक्यूमुलेटर प्रिंट कर देगा। सबसे पहले हम खुद सोचते हैं कि रजिस्टर्स किस तरह इंटरेक्शन कर रहे हैं, कौन सा रजिस्टर किस लिए काम कर रहा है और वो कहाँ जाता है डेटा उठाने। अगर हमने रजिस्टर की इंटरेक्शन को समझ लिया तो कोई भी प्रोग्राम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हर प्रोग्राम सबसे आसान लगेगा हमें, क्योंकि हम रजिस्टर्स के डीप से समझ चुके हैं, डीप से समझ आ रहा है कि रजिस्टर किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो अब प्रोग्राम हमें बनाना है कि एक करैक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करना है, मतलब प्रिंट करना है मतलब अक्यूमुलेटर यूज़ होगा। तो अक्यूमुलेटर जाएगा डेटा रजिस्टर के पास, क्योंकि ये रजिस्टर ही अपने पास आउटपुट संभालता है जो प्रिंट होना होता है। तो हम अब अगर करैक्टर प्रिंट करना है तो करैक्टर सबसे पहले भेजना पड़ेगा किसके पास, डेटा रजिस्टर के पास। फिर इसको बोलना पड़ेगा जाके प्रिंट कर दो। तो हम सबसे पहले लेट सपोज अगर हमें ए प्रिंट करना है, एक करैक्टर ए, तो हम डेटा रजिस्टर में मूव करेंगे ए को, इस तरह मूव लिखा, फिर स्पेस आया, फिर डीएल लिखा, फिर ए। अब ए चला गया डीएल के अंदर यहाँ पे। अब हमने लिखा मूव डीएल ए, तो हम ये इंस्ट्रक्शन किस किस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एड्रेसिंग मोड्स होते हैं लेक्चर 4 में, उस तरीके से ही हम लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं लिख सकते। अभी यहाँ पे एक जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ हुआ है डीएल, फिर ए। अब ये है हमारा कौन सा मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, लेक्चर 4 मैंने आपको बताया था। हम एक रजिस्टर लाजमी यूज़ करेंगे, इस तरह नहीं यूज़ कर सकते एक करैक्टर हो दूसरा भी करैक्टर हो, ये गलत है, बिल्कुल गलत। और ना ही दो नंबर्स इस तरह भी मूव नहीं कर सकते, 3 2 में कैसे मूव होगा, क्या है, दो एक रजिस्टर होना लाजमी है, ये भी गलत। और ये भी गलत है कि एक हमारा 16 बिट्स का रजिस्टर हो, दूसरा 8 बिट्स का रजिस्टर हो, तो ये भी गलत है। दोनों मैच होने चाहिए, ये मिसमैच हो रहा है टाइप।
कि यहाँ पे डी एल यूज़ हुआ, बिलफर्ज हमारा ए एल पड़ा था ए एक्स के अंदर, और अगर मैं यहाँ पे ए एक्स लिखता तो गलत होता, ये भी गलत है। यहाँ पे ए एल होना चाहिए, यहाँ ए एच होना चाहिए, कि टाइप मैच करे, साइज मैच होना चाहिए दोनों का, तो ये भी गलत है। एक्सेप्टेबल कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं इस तरह की, एक रजिस्टर हो, दूसरा करेक्टर हम भेज सकते हैं, या कोई भी नंबर भेज सकते हैं, एक रजिस्टर हो एक दूसरा नंबर भेज सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा दोनों 16 बिट्स के हैं तो एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा दोनों अगर 8 बिट्स के हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो सिंटैक्स रूल्स क्या हुए हमारे, पहले के मूव और डीएल के दरमियान स्पेस होना चाहिए, मतलब ऑप कोड के बाद स्पेस लाजमी हो, अगर स्पेस नहीं होगा तो फिर ये एक ही वर्ड कहलाएगा, इसलिए ऑप कोड के बाद स्पेस होना लाजमी है। स्पेस आफ्टर ऑप कोड, मूव के बाद एक स्पेस होना लाजमी है, यहाँ के बाद स्पेस देंगे, फिर रजिस्टर लिखेंगे, फिर रजिस्टर लिखना हो या करेक्टर लिखना हो। दूसरा क्या था कि ऑपरेंड मस्ट बी अ जनरल रजिस्टर, वन ऑपरेंड मस्ट बी जनरल पर्पज रजिस्टर, मैंने आपको बता दिया कि ये गलत है, एक रजिस्टर होना जनरल पर्पज होना लाजमी है, और मैंने वो बताया था आपको लेक्चर 4 में एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से हैं, उन सब में एक रजिस्टर लाजमी यूज़ हुआ था जनरल पर्पस, तो एक जनरल रजिस्टर होना लाजमी है। इसके अलावा ऑपरेंड्स मस्ट बी ऑफ सेम साइज, मैंने आपको बता दिया कि ये डीएल था 8 बिट्स का, ये था 16 बिट्स का, तो ये गलत हो गया, मिसमैच हो गया, टाइप मैच होना लाजमी है, दोनों 16 बिट्स यूज़ कर सकते हैं, दोनों 8 बिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कॉमा बिटवीन ऑपरेंड्स, रजिस्टर आ गया, उसके बाद मैंने करेक्टर यूज़ किया है तो कॉमा बीच में आएगा, दो सेपरेट करेगा कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये फर्स्ट ऑपरेंड ये सेकंड ऑपरेंड, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। अब हमने डेटा रजिस्टर के अंदर ए डाल दिया, अब इसको कहना है कि प्रिंट कर दो, और ये खुद ही यहाँ पे आएगा और प्रिंट कर देगा, तो हमने ए एच को 2 भेज दिया, मूव ए एच कोमा 2, मतलब 2 क्या था, सर्विस रूटीन एक्शन, मैंने आपको लेक्चर 4 में बताया था कि कौन कौन से एक्शंस हैं, कौन कौन से सर्विस रूटीन्स हैं। प्रिंट करने के लिए एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए हम 2 यूज़ करते हैं, तो 2 एच के पास चला गया, मतलब एच समझ गया कि मुझे क्या करना है, उसे प्रिंट करना है, वो सीधा जाएगा डेटा रजिस्टर के पास और प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके लिए कैसे प्रिंट करेगा, स्क्रीन पे आना होगा, और स्क्रीन पे आने के लिए इंटरप्ट चाहिए होगा, क्योंकि वो हार्डवेयर से इंटरप्ट कर रहा है। मैंने आपको लेक्चर 4 में बताया था कि जब भी इनपुट की बात होगी, आउटपुट की बात होगी, तो हमेशा हम इंटरप्ट यूज़ करेंगे, INT21H, अगर टेक्स्ट का है तो पहले हमने डेटा रजिस्टर के अंदर ए डाल दिया, फिर ए को हमने कॉल कर दिया, मूव AH to 21H, ये दोनों लाइंस ज़रूरी हैं, प्रिंट हो या इनपुट हो, मैंने आपको लेक्चर 4 में डिटेल से बताया था क्यों। तो करेक्टर भेज दिया, हमने कमांड भेज दी AH को कि हमें प्रिंट करना है, तो AH के पास 2 गया, इसने समझा कि मुझे प्रिंट करना है, फिर ये सीधा इधर गया जहाँ पे हमने ए डाला हुआ था, तो ये प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे हमारा ए प्रिंट हो गया। लेकिन आप सोचिए, अब आप रजिस्टर के अंदर जा चुके हो, मतलब यहाँ पे गए, यहाँ से उठाया, प्रिंट किया, लेकिन अभी यहाँ से निकलना भी तो है, एग्जिट भी तो होना है रजिस्टर के, अब हमें यहाँ से निकल के वापसी आना है, रिटर्न करना है। जब रिटर्न करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा यूज़ होता है सर्विस रूटीन, 4CH, हम एच के पास दोबारा अब भेजेंगे मूव AH, 4CH, इसका मतलब कि अब यहाँ से निकल के वापसी आ जाओ, अब निकलना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटरप्ट 21H। इंटरप्ट तो लाजमी चाहिए होगा इनपुट आउटपुट के लिए, तो यह भी एक इंटरप्ट था कि हम उसको जब इसके हार्डवेयर से इंटरप्ट करवाया तो वापसी आ रहे हैं, वापसी के लिए हमने यूज़ कर दिया इंटरप्ट 21H, वही यूज़ होगा। तो आप यूँ समझ लें कि ये भी पार्ट हो गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर का, कि एंड में हमेशा ये लाजमी लिखेंगे, हमेशा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लाजमी लिखेंगे, क्योंकि एंड में हमें रिटर्न भी तो होना है, हम बीच में रिसर्च के अंदर जाएंगे फिर वापसी एंड में निकलेंगे तो ज़रूर, तो आप इसको प्रोग्राम का पार्ट समझ लें, इसको और इन सबको।
कि सबसे पहले हमने डॉट मॉडल डिफाइन किया, स्पेस कितना चाहिए, स्मॉल, मतलब 64 KB का कोड होगा, डेटा भी 64 KB या लेस देन इक्वल टू। उसके बाद अगर हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं तो डॉट स्टैक 100H लिखेंगे। उसके बाद डॉट डेटा जिसके अंदर वेरिएबल्स हमारे डिफाइन होंगे। उसके बाद डॉट कोड जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो उसमें मुख्तलिफ प्रोसीजर बना सकते हैं, लेकिन हम हमेशा एक ही प्रोसीजर बनाएंगे। तो हमने लिखा मेन, प्रोसीजर का नाम प्रोक लिख दिया मैंने, और इस प्रोसीजर को एंड कर दिया मेन एंड प्रोसीजर, और ये मैंने प्रोग्राम को एंड कर दिया एंड मैन। अब ये देख रहे हैं आप, ये मैंने सेमी कोलन लगा के लिखा हुआ है हेयर वी राइट अवर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। इस कोड में हम अपने इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, लेकिन इस सेमी कोलन का मतलब होता है कि ये पूरी लाइन एक कमेंट है। जब कमेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ प्रोग्राम में रन नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं कमेंट। तो सिंटैक्स रूल्स में हमारा एक ये भी ऐड हो गया कि सबसे पहले हम कमेंट लिख सकते हैं, उसके लिए हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब बिलफर्ज आप भूल जाते हो कि मुझे डॉट मॉडल पहले लिखना था, या डॉट स्टैक 100H पहले लिखना था, या डॉट डेटा पहले लिखना था। अगर आपकी अरेंजमेंट सही नहीं है, आप भूल जाते हो कि कौन सा मुझे पहले लिखना था, कौन सा बाद में लिखना था। तो अरेंजमेंट अगर आपको समझनी हो, आपसे गलती हो रही हो, तो आप सबसे पहले लिखोगे DOSSEG। इसका मतलब होता है डॉट सेगमेंट। ये खुद बे खुद आपके प्रोग्राम के सेगमेंट्स को अरेंज कर देगा। अगर आपने कोई गलती की है तो वो उसको सही करके रन कर देगा। तो हम सबसे पहले हमेशा ये लिखेंगे। इसका काम होता है मैनेजेस द अरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स इन अ प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन हम ये ऐड करते हैं। किस लिए? अगर हमसे गलती हो सेगमेंट्स आगे पीछे करने में, तो ये डॉस सेगमेंट डॉस को बता देगा कि भाई तुम देख लो अपने हिसाब से, कोई मैंने गलती की हुई तो तुम खुद सेट कर लो, प्रोग्राम को रन कर दो, कोई गलती शो ना करो। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे डॉस सेगमेंट। अब सबसे पहले स्टार्ट में क्या आया हमारे पास? डॉस सेगमेंट। तो आप जब भी प्रोग्राम लिखो, जब भी लिखो, अगर आप 100% श्योर हो तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी कि हम सबसे पहले ये लिखें। हम इंसान हैं, गलती हो सकती है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद डॉट मॉडल आ गया, स्टैक आ गया, ये सब जो मैं आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको कमेंट के बारे में बताया कि कमेंट सेमीकोलन से स्टार्ट होगा, वो सिंटैक्स रूल का हमारा हिस्सा हो गया। तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं, कमेंट मस्ट स्टार्ट विद अ सेमीकोलन, जिस तरह ये हो गया। अब आप सोचिए, ये कमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसके आगे लिख सकता हूँ, इसके आगे लिख सकता हूँ, मैं इसको कहीं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, प्रोग्राम इसका रन नहीं करेगा इसको। तो अगर मैं इसी लाइन को यहाँ पे सबसे पहले लिखूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बिलफर्ज हम प्रोग्राम को नाम देना चाहते हैं। अब ये मैंने प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम टू प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। तो मैं इसको एज अ टाइटल यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टार्ट में, लेकिन एज अ कमेंट सेमी कोलन लगाया, उसके बाद मैंने नाम लिख दिया प्रोग्राम टू प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। अब कंप्लीट हमारा प्रोग्राम बन गया। सबसे पहले टाइटल लिख दिया, हमें सेमी कोलन लगा के पूरा लिख दिया। उसके बाद डॉट सेगमेंट जो हमारा सेगमेंट्स मैनेज करेगा। उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल, हमने साइज़ डिफाइन कर दिया कि हमें पास कितना चाहिए। उसके बाद स्टैक एच अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद डॉट डेटा जिसके अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। उसके बाद डॉट कोड जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, ये आखिर में एंड हो जाएगा। इसके अंदर हम प्रोसेस डिफाइन करेंगे जितना लिखना चाहेंगे, उसके अंदर हम पूरा कोड लिखेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर किस तरह होता है, सिंटैक्स रूल्स क्या होते हैं, और हमने एक प्रोग्राम बना लिया टू प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। कि एज को हमने डीएल में हमने ए भेजा, एज के पास 2 भेजा प्रिंट करने के लिए, इंटरप्ट कॉल किया, फिर वापसी आ गए, फिर प्रोग्राम ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। अगले प्रोग्राम में हम डॉस बॉक्स इंस्टॉल करेंगे और यही प्रोग्राम वहाँ बना के रन करेंगे। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।